मित्रों नमस्कार। आज प्राकृतिक खेती के विषय में आपके सामने एक बार फिर, चूँकि क्या है कि वर्तमान समय में जब प्राकृतिक खेती की बात होती है तो हम भी चूँकि जीवामृत और संजीवनी खाद की बात करते हैं लोगों से, और देश में बहुत सारे लोग ये जीवामृत की बात कर रहे हैं। किसान भाई कई बार कंफ्यूज होते हैं। जैसे हमको अभी कम से कम कुछ नहीं तो 2-4 लोग तो पर डे पूछते हैं कि सचान साहब ये हमको तो ये वाले विधि से बताया, इसमें एरोबिक माइक्रोब्स का खेल है, और आप जो बताते हो उसमें कौन से माइक्रोब्स हैं। तो किसान के साथ बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि उसके दिमाग में डाल दिया गया कि एरोबिक माइक्रोब्स और अनएरोबिक माइक्रोब्स। तो आज मैं अपने जो रेगुलर मुझको सुनते हैं या जिनको मेरे विचार या प्राकृतिक खेती में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, जिनके दिमाग में छोटे मोटे कुछ संदेह हैं, वो संदेह मैं आज आपको ऐसे दूर करता हूं। बिल्कुल इस डिस्प्ले में करा रहा हूं। यहाँ पर मैंने 2 ड्रम लिए हैं। हालांकि ये ड्रम 100 लीटर का है, लेकिन हमको ड्रम का कोई साइज़ नहीं होता है। ड्रम तो उस पर डिपेंड करता है किसान के पास ज़मीन कितनी है। जिसके पास 2 एकड़ 1 एकड़ ज़मीन है वो किसान 100 लीटर का ड्रम ले सकता है। जीवामृत बनाना हो चाहे संजीवनी खाद बनाना हो, बात समझना। 1 एकड़ से 2 एकड़ का किसान ये 100 लीटर का ड्रम ले सकता है। जिसके पास 4-5 एकड़ ज़मीन है वो 200 लीटर का ड्रम ले सकता है। जिसके पास 10-12 एकड़ ज़मीन है वो 300-400 लीटर का भी ड्रम ले सकता है। तो ड्रम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साहब 200 लीटर का ड्रम लिया जाए कि 100 लीटर का ड्रम लिया जाए। इसका जो सिद्धांत है बेसिक वो समझ में आना चाहिए। कि यहाँ मैं कई वीडियो में मैंने अपने किसान भाइयों से कहा है कि इस दुनिया में, संसार में खेती के विषय में जब भी मैं चर्चा करता हूँ तो 2 विषय हैं। एक स्थूल जगत की माया जो मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, जैसे ज़मीन हमको दिखती है, लेकिन ज़मीन के अंदर क्या जो जीवन है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत ज़मीन जिंदा, वो हमको जीवन नहीं दिखता। तो जो चीज़ दिखती है वो स्थूल है, उसको मैं देख सकता हूँ, और जो चीज़ नहीं दिखती है वो सूक्ष्म जगत की माया है। और आपने कई बार सुना होगा कि स्थूल जगत की माया से सूक्ष्म जगत की माया बहुत 100 टाइम पावरफुल है। जैसे विचार हमारे सूक्ष्म ही होते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जगत की माया है, यानी सूक्ष्म जीव हैं। तो सूक्ष्म जीव ऐसा कहीं नहीं है संसार में, भूमंडल में, जहाँ ना हो। पानी में रहने वाले जीव हैं, ज़मीन के नीचे रहने वाले जीव हैं, मनुष्य के शरीर के अंदर रहने वाले जीव हैं, मनुष्य की स्किन में रहने वाले जीव हैं। जीवाणु सर्वत्र विद्यमान है। जो जीवाणु ज़मीन के अंदर रहते हैं, जल के अंदर रहते हैं, गहराइयों में रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है। उनको मैं क्या बोलता हूँ? अनएरोबिक माइक्रोब्स। हालांकि जीव जगत की माया जितनी भी है, जो लिविंग है, उसको ऑक्सीजन तो चाहिए, लेकिन किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। तो जो अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं वो ज़मीन के नीचे रहते हैं, और उनका फंक्शन होता है ज़मीन में जो वेस्ट पड़ा हुआ है उसको डिकम्पोज करके उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करना। तो ये जीवामृत की कहानी मैं बताऊँ पहले आपको कि ये जीवामृत क्या है। देखिए, ये मेरे पास ड्रम है, इसमें जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत बनाने की जो विधि है, घटक, वो बताता हूँ। जीवामृत में ढेर सारे कन्फ्यूजन हैं। कोई कहता है कि गाय का गोबर कितना लेना चाहिए, गौमूत्र कितना लेना चाहिए। मैं सीधे सीधे बताऊँ, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैं कोई भी हाइपोथेटिकली बात नहीं करता हूँ। मेरे आजमाए हुए नुस्खे हैं। अब देखिए क्या है, जीवामृत बनाने में सिंपल सी कहानी है कि जीवामृत क्यों बनाया जा रहा है। सीधी सीधी बात है, क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने ये फील कर लिया कि ज़मीन में बहुत सारे माइक्रोब्स नष्ट हो गए हैं। और ये इसका भी मैं प्रूफ दे देता हूँ कि पिछले 40-50 सालों से वैज्ञानिक लोग कभी राइजोबियम लेके घूमते थे, फिर ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, कंसोर्सिया। इट मीन्स समझ में तो आ गया कि सॉइल में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है वो नष्ट हो गए। तो सिंपल सी कहानी है कि सॉइल में चूंकि बेनिफिशियल माइक्रोब्स नष्ट हो गए, इसी की वजह से ह्यूमस बनने की गति रुक गई,
और सॉइल में जब हम कोई क्रॉप बोते हैं तो उसमें सॉइल बोर्न डिजीज लगती हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे जो नेगेटिव पैथोजन थे उनको कंट्रोल करने वाले जो पॉजिटिव जीव थे वो नहीं बचे। तो ज़मीन के चूँकि सूक्ष्म जीव मर गए, इसलिए उन सूक्ष्म जीवों की पुनर्स्थापना के लिए बनाते हैं जीवामृत। इसका नाम है जीवामृत। और जीवामृत का सीधा सीधा रिलेशन है ज़मीन के जीवाणुओं का संवर्धन। चूँकि मेरी सॉइल के जीवाणु मर गए, इसलिए मैं कहता हूँ जंगल में जाओ, जंगल से मिट्टी लाओ, मिट्टी लाओ। जंगल जा कर के जंगल से मिट्टी लानी है। और जैसे देखिए, मैं आज जंगल में इत्तेफाक से जंगल में ही खड़ा हूँ, तो जंगल की मिट्टी ला कर के क्या करते हैं, हम इस ड्रम में पानी भरेंगे। 100 लीटर इसमें पानी भर लिया और इसमें मैंने जंगल की मिट्टी डाल दी। अब जंगल की मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं, उन माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई होने के लिए, उनके संवर्धन के लिए हमको कुछ भोजन चाहिए। भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भोजन के लिए क्या करेंगे? ये हमारे हाथ में एक गुड़ है, उसको मीठा चाहिए। अगर ये गुड़ किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो वो चीनी डाल सकता है, वो खांड डाल सकता है, वो सीरा डाल सकता है। तो क्या करेंगे? सिंपल सी कहानी है, जंगल की मिट्टी डाली। कितनी डालना है? अगर आप छोटे किसान हैं तो 1 किलो डाल लीजिए, 1 एकड़ ज़मीन है। अगर आपको बहुत ढेर सारी मात्रा में जीवाणु संवर्धन करना है तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालिए। समय बहुत कम है, जीवामृत बहुत ढेर सारा बनाना है, तो चलिए आप 20 किलो मिट्टी ले आइए, क्योंकि तेज़ी के साथ हमारा संवर्धन हो जाएगा। तो जीवामृत के विज्ञान में सिंपल सी कहानी, इसके जो घटक हैं, घटक में देखिएगा जंगल की मिट्टी। इम्पोर्टेंट जो बात है जीवामृत में, अच्छे जंगल की मिट्टी, पानी, गुड़ या चीनी और आटा, इसको हिला देना है। अब जंगल की मिट्टी में जो माइक्रोब्स थे, वो माइक्रोब्स यहाँ मल्टीप्लाई होंगे। और जब मल्टीप्लाई होंगे तो मान लीजिए कि आपने एक्स वैल्यू इसमें डाली थी, गुड़ की, आटा की, किसी की, तो हमारा एक दिमाग कहेगा कि यार 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मैंने 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा डाला था। माइक्रोब्स की संख्या लगभग अगर एक दिन में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो अब संख्या करीब इनकी 30 टाइम हो गई होगी। तो अब इनको भोजन की और ज़रूरत होगी, तो आप इसमें फिर डाल दीजिए। ये भी चिंता मत करिए कि कहीं कम न रह जाए, रह जाने दीजिए। वो सेल को तो मरना ही था, सेल मरती हैं, मरने दीजिए, लेकिन कुछ सेल बची रहेंगी, वो मल्टीप्लाई होती रहेंगी। तो बहुत दिमाग नहीं लगाना, ना मतलब दिमाग में कोई प्रेशर डालना है, ना कोई ये रॉकेट साइंस है। सिंपल सी कहानी है, जीवाणुओं का संवर्धन यहाँ हो रहा है। जब जीवामृत हमारा बन जाएगा तो देखिए ये बना हुआ जीवामृत है, हालांकि अभी ये पूरा मैच्योर नहीं है। तो इसकी आप ये देखिए, इसका कलर इस तरीके का। अभी जब ये, और चूँकि 1.5 महीना हुआ है, और अगर जैसे इसको 3 महीना होगा, 4 महीना होगा, तो इसका थोड़ा कलर है थोड़ा और डार्क होने लगेगा, इसमें स्मेल आएगी। अब ये पहचान की, कई बार किसान मेरा कहता है कि साहब मैं कैसे जानूं कि ये बन गया कि नहीं बन गया? तो मैं बता दूं, अगर 5 किलो मिट्टी लाए थे, 200 लीटर का ड्रम था, 5 किलो आटा, 5 किलो गुड़ पहले डाले थे, 15 दिन बाद फिर 3-3 किलो डाले थे, फिर हर महीने, हर 10वें दिन पर 2-2 किलो डाल रहे थे, तो आप तय कर लीजिए 3 से 4 महीने में बन चुका। इसकी मैच्योरिटी पर, इसके खराब होने, अच्छा होने, गुणवत्ता, क्वालिटी की कोई फर्क नहीं, बस बन चुका। अगर जंगल की मिट्टी सही से लाए थे तो बन चुका। हमारे बहुत सारे किसान भाई YouTube देख करके और जंगल की मिट्टी ला करके बना रहे हैं। हज़ारों की संख्या किसान है, हज़ारों की संख्या में ऐसे किसान हैं। तो मित्र, ये जीवामृत की कहानी। अब यहाँ कई किसान हमसे पूछते हैं, क्यों साहब आप गौमूत्र की बात नहीं करते हो? हाँ, तो मैं नहीं करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि इस जीवाणु के संवर्धन में गौमूत्र कहाँ से आया? मुझे कोई वैज्ञानिक तथ्य बताए कि इसमें बिना गौमूत्र के ये जीवामृत नहीं बनेगा। दूसरा, कोई कहता है कि इसमें गोबर का तो प्रयोग किया ही नहीं। तो देखिए, मैं फिर बताऊं, जीवाणु, ये गोबर है मेरे हाथ में, ये गोबर कोई भी जीवाणु अभी नहीं खाएगा।
एज इट इज गोबर को कोई नहीं खाएगा। ये गोबर पानी में पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, फिर इसमें रसायन निकलेंगे, एक नेचुरल फर्मेंटेशन होगा, उसके बाद जो इससे लिक्विड फार्म में कुछ निकलेगा, समथिंग निकलेगा, वो लिक्विड ही माइक्रोब्स अपनी बॉडी से ऑब्जर्व करेगा। माइक्रोब्स के कोई माउथ पार्ट तो नहीं होते ना, जैसे कई बार हम कह देते हैं कि वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, वो खाता तो कुछ है ही नहीं, आदमी नहीं है वो जो कुछ खाएगा। माइक्रोब्स अपनी स्किन के माध्यम से जो लिक्विड फार्म में है वो एब्जॉर्व करेगा, सेल बड़ी होगी और 2 भागों में टूट जाएगी, इसको सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये माइक्रोब्स गोबर नहीं खाता है। अच्छा चलो खाएगा भी, तो इस गोबर को खाने के लिए कम से कम 1 से 2 महीने में ये गोबर उस लायक प्रोसेस होगा कि माइक्रोब्स इसको सक कर सके या पी सके, या जैसे किशमिश फूलती वैसी कुछ क्रिया हो। तो इस चीज़ का तो ध्यान रखें कि गोबर जीवामृत में ज़रूरी है। जीवामृत में गोबर की कोई ज़रूरत नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये भी मैं क्लियर कर दूं, लोग कहते हैं गाय के गोबर में ढेर सारे माइक्रोब्स हैं, भैंस के गोबर में नहीं है। इसको कोई सिद्ध करेगा? गाय की महिमा के अर्थ कुछ अलग हैं। वो पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा, गाय का परिवेश अगर बेहतरीन है तो कॉस्मिक ब्रह्मांडी ऊर्जा का संरक्षण करती है। उसकी पीठ पर आप हाथ फिरा देंगे ना तो भी आप शायद आपका कल्याण हो जाए। लेकिन पॉलीथीन वाले खाने वाली गाय, जिसको मैं दर दर की ठोकर के लिए भटका रहा हूँ, डंडा मार रहा हूँ, इस खेत में उस खेत में बल्लम लग गया, कांटा लग गया, ऐसे गाय की गोबर की चर्चा मैं नहीं करता। गाय को इज्जत देनी है तो प्रॉपर इज्जत दीजिए। गाय बची रहे इसकी चिंता करिए, गाय बचाने की चिंता नहीं है, गाय के गोबर की चिंता, तो मैं इस बात को नहीं मानता। नंबर 1 ये हुआ मित्र, जीवामृत माने है अनएरोबिक माइक्रोब्स का संवर्धन। सॉइल में जो हमारे खेती किसानी वाली जो सॉइल है जहाँ मैं खेती करता हूँ, जाने अनजाने उनके माइक्रोब्स हमारी दूषित कल्टीवेशन के कारण मैंने नष्ट कर दिए हैं, केमिकल के कारण नष्ट हो गए हैं। तो उन माइक्रोब्स को एक बार से फिर खेत में पुनर्स्थापना करनी है, और वो जंगल से लाता हूँ और उनको आटा और गुड़ खिला करके उनकी संख्या को वृद्धि करता हूँ, और खेत में ये ले जा करके इनाकुलेट करता हूँ। इसको घन के रूप में इनाकुलेट करें, लिक्विड के रूप में करें। बेहतरीन समय है बारिश का सीजन, वर्षा ऋतु में अगर इसको मैं लॉन्च करता हूं तो उसके रिजल्ट बहुत सुहावने और बहुत ही मतलब लाभदायक मिलते हैं, क्योंकि वो एक इतना खूबसूरत मौसम होता है कि उस समय धरती अपना श्रृंगार कर रही होती है और आपकी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है तो बहुत अच्छा हो जाता है। इस जीवामृत को कई लोग देश के इस जीवामृत को स्प्रे करते हैं सब क्रॉप में। यहाँ फिर मैं एक वैज्ञानिक चीज़ बताऊं, कुछ देश के लोग हमारे कहते हैं कि जीवामृत को स्प्रे भी कर सकते हैं। भाई जीवामृत को कैसे स्प्रे करेंगे? इसमें अनएरोबिक माइक्रोब्स का डेवलपमेंट किया ना मैंने। ये माइक्रोब्स लीफ में किसी काम के नहीं है। पत्ती में हम स्प्रे करके इन माइक्रोब्स को अगर चिपकाता हूँ तो अनएरोबिक माइक्रोब्स लीफ में कोई भी फंक्शन नहीं करेंगे, और ना ये वैज्ञानिक रूप से सही है। दूसरा भाई बात करते हैं इसकी एरोबिक माइक्रोब्स की कि साहब एरोबिक क्या होता है। अभी मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कर रहा था कि एरोबिक और अनएरोबिक में क्या, तो बोले अनएरोबिक को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। हमने कहा ऐसा कोई लिविंग है संसार में जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो, जिंदा रहे, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने वाला कोई जीव नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, किसी को कम है किसी को ज़्यादा है। तो जो सॉइल में रहने वाले ये अनएरोबिक थे और ये एरोबिक हैं। अब ये क्या विधा है, एक बहुत पहले, मैं आज के 18 साल 20 साल पहले एक, मैं नाम भूल जाता हूँ, 2 बार और चर्चा कर चुका हूँ, वो महाराष्ट्र के हैं, उनकी एक किताब पढ़ी थी मैंने, गौग्रास। उसमें ये संजीवनी खाद बनाने की कला दी थी उन्होंने, और उन्होंने उसको कोष्ठ में मटका खाद भी लिखा था। अब मैं इस बात की बताऊं, इस खाद को मैंने कैसे प्रमोट किया, क्योंकि मैंने सैकड़ों किसानों के यहाँ इसके तजुर्बे किए, सैकड़ों के हज़ारों किसानों ने इसका तजुर्बा किया। ये सिंपल सा फार्मूला है। अब जो प्राकृतिक खेती की ओर किसान आगे बढ़े उनके लिए बता रहा हूँ। प्राकृतिक खेती करने वाले 2 तरीके के किसान हैं। एक किसान वो खाद्यान्न पैदा करते हैं, उनको तो यूरिया डीएपी की ज़्यादा ज़रूरत है, पेस्टिसाइड के नाम पर वीडीसाइड डाल देते हैं, कई बार एक आध बार फंजीसाइड डाल देते हैं। लेकिन जो किसान हमारे वेजिटेबल की खेती करते हैं, अब मुद्दा समझिए,
ये जो संजीवनी खाद है, ये जो एरोबिक माइक्रोब्स का खेल है, उन किसानों के लिए मैं बता रहा हूँ जो किसान वेजिटेबल की खेती करते हैं और ज़्यादातर छोटे किसान हैं और वो 1 एकड़ में, आधा एकड़ में वेजिटेबल की फार्मिंग करते हैं। और वेजिटेबल के फार्मिंग करने वाले किसान की हकीकत बता दूं, आप सभी लोग जानते हैं, कई बार उसको बेचारे को 10-20-50 हज़ार का फ़ायदा मिल जाता है और कई बार वो लॉस में चला जाता है। लॉस में इसलिए चला जाता है कि पेस्टिसाइड आजकल एक प्रचलन चला है ना कि हाइब्रिड फसलों के जितने सा वेजिटेबल के जो सीड हैं वो ज़्यादातर उनमें हाइब्रिड सीड आ गए हैं और हाइब्रिड कंपनियां और पेस्टिसाइड की कंपनियां, दो लोगों का टाई अप है। देखो, मैं तो साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ। उस किसान चूँकि 60,000 रुपये किलो या 1 लाख रुपये किलो का सीड 250 ग्राम लाता है, तो वो जहाँ से लाता है वो कहता है भाई देखिए बीज तो अच्छा है लेकिन इसकी केयर बहुत करनी पड़ेगी। तो उसके खेत में बेचारे की बीमारी लगे, कीड़ा लगे या ना लगे, उसको एक प्रेस्क्राइब्ड फार्मूला बता दिया गया कि जिस दिन ट्रांसप्लांटिंग करोगे उस दिन ये 2 मॉलिक्यूल डालोगे, उसके 11वें दिन बाद ये डालना है, 17वें दिन बाद ये डालना है, 28वें दिन बाद ये डालना है। आप देख सकते हो अपनी नंगी आंखों से, वेजिटेबल का किसान बेचारा कुछ बेच के आता है, फिर पीछे से कुछ लेके आता है और अगले दिन वो स्प्रे किया करता है। 1-1 एकड़ में इस देश में बताऊं कि 30,000 पर एकड़ से लेकर के 1 लाख रुपया पर एकड़ तक किसान अपना वेजिटेबल में पेस्टिसाइड डालता है। ये फार्मूला जो मैं बताने जा रहा हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, पेस्टिसाइड की मात्रा बिल्कुल यूज नहीं करनी। बस इस बात को समझ लेना ये है क्या चीज़। ये 100 लीटर का ड्रम है। 100 लीटर के ड्रम में अगर आपको संजीवनी खाद बनानी है तो देखिए 100 लीटर के ड्रम में, और 100 लीटर का ड्रम कौन सा व्यक्ति लेगा जिसके पास केवल 1 एकड़ ज़मीन है, ध्यान रखना। जो 2 एकड़ में वेजिटेबल की खेती करेगा उसको 200 लीटर का ड्रम लेना है। तो मान लीजिए कि ये 100 लीटर का ड्रम है, 1 एकड़ का किसान है, तो 1 एकड़ के किसान को एक सीज़न में अगर मान लो टमाटर लगाया तो टमाटर की क्रॉप पूरा 5-5.5 महीना चलेगी। तो 5-5.5 महीने में उसको कम से कम ये संजीवनी खाद का 4 या 5 या 6 बार स्प्रे करना है। तो 4-5-6 बार स्प्रे करने के लिए ताज़ा गोबर चाहिए हमको, नंबर 1। गोबर फिर बोलूँगा, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, गोबर गाय का हो, गोबर भैंस का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गोबर माने गोबर। चूँकि एक ही नाम पर गाय और भैंस है। गाय को बाइफरकेट, गाय को अलग रूप में मैं तभी देख पाऊँगा जब गाय को माँ माना जाएगा, गाय का परिवेश बदल दिया जाएगा। अगर गाय का परिवेश भैंस के साथ है तो गाय के और भैंस के गोबर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो किसान भाई 20 किलोग्राम, देखिए यहाँ भी लिखा होगा, 20 किलोग्राम ये गाय का या भैंस का गोबर लेंगे और इसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद ये गौमूत्र है। गौमूत्र, चूँकि शब्द ऐसा, मूत्र कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता, गौमूत्र, तो फिर यहाँ कहूँगा वो मूत्र चाहे गाय का हो या भैंस का हो। और कई बार इसको भी क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग मुझसे कहते हैं साहब गौमूत्र या भैंस का या गाय का पेशाब इकट्ठा करना बहुत टिपिकल खीर, टेढ़ी खीर है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मत इकट्ठा करो यार। गाय या भैंस जहाँ यूरिन करती है वहीं गोबर करती है, वो यूरिन जब करती है उसी गोबर में यूरिन एब्जॉर्ब हो जाती है। तुम तो सिंपली गोबर उठाओ, यूरिन का कलेक्शन भी नहीं करना, वो तो मिक्सचर है ना, वो तो मिक्स हो चुका है ना, वहाँ से मिक्स उठा करके सीधे सीधे गोबर डाल लिए। बस मैं मानता हूँ कि अब आप 40 किलो डाल दीजिए, चूँकि इसमें कुछ यूरिन होगी कुछ गोबर होगा, तो आप समझ गए। गोबर डालना है, यूरिन डालना है, गाय का डालिए भैंस का डालिए। उसके बाद ये अगर नीम की पत्तियां हैं तो 20 kg, 15 to 20 kg नीम की पत्तियों को अगर आप इसको ग्राइंड कर देते हैं, इनको कुचल देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देश के कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे मुझको हिमाचल से लोग कहते हैं कि साहब मेरे यहाँ नीम नहीं है और मैं क्या करूँ, तो वो निमौली का यूज कर सकते हैं, निमौली बाज़ार में मिलती है। तो अगर कोई किसान नीम की पत्तियां यूज करता है तो 15 किलो डालेगा, अगर निमौली यूज करता है तो केवल 5 किलो निमौली सफिशिएंट है। तो क्या हुआ, गोबर हुआ, यूरिन हुआ, निमौली हुआ और गुड़। ये गुड़ है, मैं इसमें 3 किलो गुड़ डालूंगा और ये ड्रम मेरा धूप में रहेगा, ओपन में रहेगा, इसको छाया वाया का कोई लफड़ा नहीं है।
क्या होगा, गर्मियों के दिनों में 7 डेज बाद ये फर्मेंटेशन होकर के ये बन जाएगा मटेरियल। ठंड के सीजन में 15 दिन लगते हैं। अब ये गोबर और गुड़ और गौमूत्र और नीम की पत्ती का वो बता दूं क्या है। देखिए, जब ये चारों चीज़ें हैं, गौमूत्र है, गोबर है, नीम की पत्ती है, गुड़ है, अगर चारों का जो रसायन की क्रियाएं यहाँ पर होंगी ना, नेचुरली होंगी ना। और देखिए, यहाँ मैंने मिट्टी नहीं डाली है, अनएरोबिक माइक्रोब्स ला के मैंने नहीं डाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ फर्मेंटेशन होगा ना। कौन करेगा? एरोबिक माइक्रोब्स करेंगे। अब यहाँ है एरोबिक माइक्रोब्स का डेवलपमेंट। एरोबिक माइक्रोब्स ये यहीं पर आकर के इसके गुड़ के साथ, गोबर के साथ, नीम के साथ एक फर्मेंटेशन की क्रिया करेंगे, और जो कुछ निकलेगा, क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी का आदमी नहीं हूँ, ना मैं केमिस्ट्री का आदमी हूँ, लेकिन मेरे जो तजुर्बे बोलते हैं, जो निकलेगा उसके रिजल्ट सुनिए। जिस प्रकार हम ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करते हैं ना, ग्रोथ प्रमोटर से 2 गुना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा आप किसी वेजिटेबल में जब स्प्रे करेंगे। दूसरा, बीमारी के पहले, चूंकि मैंने कहा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी बीमारी को नष्ट कर सकता हो, लेकिन हाँ, अगर मैं इसको पहले से डालता हूँ तो बीमारी आएगी ही नहीं। बीमारी कहाँ से आती है? देखिए, सॉइल में मैंने डाला अगर ये जीवामृत, तो सॉइल बोर्न डिजीज को तो मैंने वहाँ कंट्रोल कर दिया। अब प्लांट में एयर बोर्न, सॉइल बोर्न तो वहीं चेक कर चुका हूँ, सीड ट्रीटमेंट आप किए ही हैं। अब एरोबिक मतलब एयर बोर्न डिजीज, यानी कि पड़ोसी के खेत में थी, वहाँ से वो स्पोर, जू स्पोर हवा में उड़ करके आएंगे और इस पत्ती पर अपना, जैसे ही इस वेजिटेबल की क्रॉप में वो स्पोर कहीं से उड़ के आता है, तो आपका ये माइक्रोब्स एरोबिक वहाँ पहले से डंडा लेके खड़ा है, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रगल होगा और ये उसको मार के भगा देगा। तो एयरबोर्न डिजीज को रोकने में संजीवनी खाद बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो नीम या निमौली है, ये नीम या निमौली, इसका चूंकि लाइट एसेंस इसमें रहेगा, और जब मैं किसी पत्ती में डालता हूँ, तो आपको मैं एक कहानी सुना देता हूँ, आप देख लीजिए कि कहीं एक बारात आई हो, 1000 लोगों का खाना बनाओ, आप सब्जी में केवल 1 ड्रॉप मिट्टी का तेल डाल देना। 200 लीटर ड्रम में सब्जी भरा है, उसमें 1 ड्रॉप केवल मिट्टी का तेल डाल देना, और कोई इंसान अगर बाराती वो खाना खा ले तो बताना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ है कि आप कहेंगे कि इतनी कम मात्रा में नीम की पत्ती और साहब उससे कीड़ा कैसे, तो कीड़े को क्या टेस्ट नहीं अच्छा लगा ना? एक किस्सा तो सारा का सारा टेस्ट का है। हम लोग देखें ना अपने जीवन में टेस्ट खोजते फिरते, तो कीड़े को भी जब उस पत्ती में आया है, बैठा है, उस खाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लगेगा टेस्ट अच्छा नहीं है। क्या शौक है वो आपका खाना खाएगा? वो पड़ोसी के खेत में माइग्रेट करके चला जाएगा। तो 3 चीज़ें हुई, एयरबोर्न डिजीज से बचना है, इंसेक्ट से कंट्रोल करना है, इंसेक्ट से बचना है, और ग्रोथ प्रमोटर का काम। तो ये जो संजीवनी खाद 3 काम करेगी। बस इसके तैयार होने में 15 दिन सर्दी में, गर्मी में 7 दिन लगेगा। अब प्रश्न आता है इसको कैसे स्प्रे किया जाए, कैसे छाना जाए, तो फिर बताऊंगा आपको। छानना बड़ा मुश्किल है। अब ये रबड़ी के रूप में एक प्रकार का, इस प्रकार का परिदृश्य बन चुका है कि आप मार्किन के कपड़े में छान रहे हैं, छनेगा ही नहीं। छानने का बता दूं, इसके रसायन सब बाहर आ चुके हैं। आप इसमें से, जैसे 100 लीटर का है, तो आप इसमें से 15 लीटर 25 लीटर पूरा गाढ़ा गाढ़ा सब निकाल लें बाहर, और 100 लीटर पानी में डाल दें। 100 लीटर पानी में डाल करके उसको 2 घंटे के लिए ऐसे घोल दें और रख दें। तो इस गोबर में जो मैंने कहा माइक्रोब्स को जो चाहिए वो लिक्विड फॉर्म में, इसमें जितने भी रसायन थे वो सॉलिड पार्टिकल छोड़ करके पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे। नीचे सॉलिड को सेटल्ड हो जाने दीजिए, और लिक्विड को थिरा करके और अपना मशीन में भर करके आप स्प्रे कर दीजिए। अगर चिकनी पत्ती वाली प्याज, लहसुन और घुइयाँ जैसी क्रॉप है जिसकी लीफ बहुत शार्प होती है, ऐसे केस में आप उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लेंगे, चूँकि स्टिकिंग का काम कर जाए, या थोड़ा सा 1 चम्मच सर्फ डाल सकते हैं, ताकि वो माइक्रोब्स, जो एरोबिक माइक्रोब्स इसमें हैं, या नीम का या पेशाब का या गुड़ का जो टेस्ट वैल्यू है, जो रसायन बने, थोड़ी देर के लिए स्टिक चपक जाएं। तो मैं समझता हूं कि शायद आपको ये जो
एरोबिक और अनएरोबिक माइक्रोब्स का खेल है। और फिर बता दूं कि सूक्ष्म जगत की जो माया है, जो दुनिया है, वो बहुत अतुलित बलशाली है और ये अगर नहीं रहेगी तो रहना यहाँ किसी को नहीं है। और इसी के बारे में जो यज्ञ की बातें थी, सनातन संस्कृति में ढेर सारे विषय थे, वो सब इसी के लिए था कि माइक्रोब्स का भोजन क्या है, तो उनको कैसे संवर्धन किया जाए। तो चूंकि बहुत सारे नष्ट हो चुके हैं, इसलिए ये जीवामृत का एक विषय, एक संजीवनी खाद का विषय है। आज मैंने आपको दोनों को बाइफरकेट करके बताया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और किसी जानकारी के लिए आप हमको टेलीफोन पर वार्ता कर सकते हैं। चैनल में मेरा मोबाइल नंबर सबको मिल जाता है। नमस्कार।